जी हाँ, नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर राजेश रमन और आप देख रहे हैं यथार्थ क्लासेस। चर्चा कर रहे हैं हम संविधान का, और संविधान के क्रम में हम बहुत सारे विधानों को पढ़ते जा रहे हैं। कुछ अपने जीवन के विधान हैं और कुछ समाज के, कुछ देश के। तो ऐसे में शुरू कर रहे हैं हम संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। ये बात ठीक है, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद को तो पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बात जो मैं हमेशा करते आता हूँ कि कोई क्लासेस स्टार्ट होती है तो मैं कुछ बात कोशिश करता हूँ कि जो हमारे जीवन से जुड़ी हो, जिसे मैंने नोटिस किया हो, मैं बता देता हूँ। चाहता हूँ कि मैं अपने अनुभव से आपको कुछ सिखा सकूँ तो सिखा दूँ, शेयर कर दूँ। हो सकता है आपको लाभ मिले। कभी कभी हमें लगता है कि हमने जीवन में कुछ बहुत बड़ी गलतियां कर दी है, और ये तब होता है जब मुझे लगता है मैं 9th-10th में था तो हमें लगता था कि ये नहीं करना था, ऐसा क्यों कर लिया, ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। अब वो सारे ख्यालात नहीं आते, तब बहुत आते थे। तब कभी कभी मन में ग्लानि भी होती थी, कहीं चोरी कर लिया तो मन में तकलीफ होती थी कि क्योंकि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो एक जीवन का अध्याय है। आपके जीवन में भी अगर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी है जो अच्छा नहीं है, जो आपको बार बार परेशान कर देता है, आप उसको स्किप करिए और मानिए कि वो आपके जीवन का वह प्रसंग था, होना था, हो गया, खत्म। अब आगे बढ़िए, अब आगे का विचार करिए, आगे कुछ वैसा नहीं करें। ऐसी प्रसंग में कुछ पंक्तियां हैं। अभी किनकी पंक्तियां हैं मुझे नहीं मालूम, अच्छा लगा मैं सुना रहा हूं कि बाज को आसमान गहरा लगता है, बाज को आसमान गहरा लगता है, मछली के मुताबिक समंदर गहरा है। बाज को आसमान गहरा लगता है, मछली के मुताबिक समंदर गहरा है। दोनों ही गलत नहीं है, बस दोनों की दुनिया अलग है, एक आसमान में है और एक पानी में। बाज ने कभी समंदर की तलहटी नहीं देखी, मछली ने कभी बादलों के पार नहीं झांका। जो जितना देख पाता है सच उसे उतना ही दिखाई देता है। मतभेद हमेशा अज्ञान नहीं होते, कई बार वे अनुभवों के अंतर होते हैं। हम किसी और बात में लगे हैं और आप किसी और बात में लगे हैं, मतभेद हो सकता है। किसी एक विषय पर लेकर के हम कुछ और सोचते हैं और आप कुछ और सोचते हैं। इसके अंदर जाएंगे तो आप पाएंगे कि मेरा अनुभव अलग कहता है और आपका अनुभव अलग कहता है। इसलिए मतभेद खूब रखिए लोगों से, मनभेद बिल्कुल नहीं। हर विषय पे मतभेद रखिए कि मुझे ऐसा ठीक नहीं लगता है, लेकिन मनभेद मैं आपको पसंद ही नहीं करता हूं, मुझे देखना ही पसंद नहीं है, तो ये गलत है। तो जो जिसकी जितनी अनुभव होती, जिसकी जितनी समझ होती है, उसकी उतनी ही व्यक्तित्व झलक में आ पाती है, या फिर वह उतना ही वो एक्सपोज कर पाता है, दिखा पाता है। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि मैं ही सही हूं। हाँ, मुझे हमेशा ये कहना पसंद है कि हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए, जैसा कि हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ आपको सुना देता हूं, बता देता हूं, तो अब हम शुरू करते हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। कई बार मैं ये वीडियो बना भी चुका हूं और मैं चाहता हूं कि आप इन अनुच्छेदों को याद कर जाएं। कक्षा बीए फर्स्ट सेमेस्टर से, कक्षा बीए फर्स्ट सेमेस्टर से कई सारे अनुच्छेद आए और गए, और उसमें से अब स्थिति ये हो गई कि समझ में आ गया कि नहीं, इतना अनुच्छेद याद होना चाहिए आदमी को। अगर याद होएगा तभी कुछ जाकर अच्छा क्लियर कर पाएंगे। शुरू करते हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए हमने कुछ जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उसको नोट डाउन करवाए हैं। हमारे सहयोगी आदित्य जी हैं, उनको मैं धन्यवाद करता हूं। और बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव। अनुच्छेद 1 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। पूछा जाता है कि अनुच्छेद 1 में क्या है, या फिर संघ का नाम और राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 1 में याद करने वाला विषय है, और मैं बता चुका हूं कि याद जो करना है उसको रट्टा नहीं मारना है, बार बार देखना है, बार बार सुनना है। आप इस वीडियो को 2-3 बार 4 बार, एक बार में ही नहीं, एक बार आज देख लिए, कल फिर देख लीजिए, कल फिर देख लीजिएगा, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंतराल में देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अनुच्छेद 1 मतलब संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 महत्वपूर्ण है, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, नए राज्य का निर्माण। याद करिए, पहला वीडियो जब मैं अपलोड करवाया था
तो यही था नए राज्य का प्रवेश और नए राज्य का निर्माण। ये क्या है कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये अपना भारत है और अपना प्यारा भारत में ये एक नया बांग्लादेश जो है कल हमारा एक नया राज्य बन जाएगा, ऐड हो जाएगा, या पाकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा बन जाएगा। ऐसे दिन का इंतजार है, हम देखना चाहेंगे अपनी आंखों से। तो अगर यह इसमें ऐड होता है भारत में तो यह आर्टिकल 2 का यूज हुआ। लेकिन अगर मध्य प्रदेश से कट करके छत्तीसगढ़ बनता है, उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड बनता है, बिहार से कट करके झारखंड बनता है, तो यह आर्टिकल 3 हो गया। नए राज्य का निर्माण, सीमा, नाम परिवर्तन, केरला का नाम केरलम, उड़ीसा का नाम ओडिशा, पता नहीं कल के किसका किसका नाम बदल जाए, ये सब आर्टिकल 3 में है। तो ये याद रखना है, 2 और 3 में कंफ्यूजन नहीं हो। अनुच्छेद 5 है नागरिकता। उन्हीं अनुच्छेदों को हमने नोट करवाया है जो महत्वपूर्ण है, विशेष हैं, आपको बस देखते जाना है, देखते जाइए, मैं खेल करते जाऊंगा। अनुच्छेद 5 नागरिकता। नागरिकता कहने का मतलब कौन नागरिक होगा नहीं होगा, इन सारे विषयों की बात अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में की गई है। 5 याद रखना है आपको। अनुच्छेद 11 भी महत्वपूर्ण है, जिसमें संसद को शक्ति है, संसद तय करेगी कौन नागरिक होगा और कौन नागरिक नहीं होगा। राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, इन सब का कोई महत्व नहीं है। ये सब आप चेस जानते हैं ना, शतरंज, शतरंज में राजा और क्या होता है प्रधानमंत्री, जो भी है मंत्री, उसके आसपास में होता हाथी घोड़ा और तमाम सारे होते हैं, और आगे होता है प्यादा, छोटा छोटा। ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल प्यादे हैं, उठा के फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं। राज्य अभी बिहार राज्य है, कल हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में मिला दे, हो सकता है बिहार राज्य को कल 2 भाग में बांट दे। ये सब राजा का काम है, संसद का काम है, संसद बैठेगी और झलाक से करती जाएगी। तो ये सारा काम अनुच्छेद 11 में पावर है, हालांकि नागरिकता संबंधित विषय अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, हम सब समान हैं। विधि के समक्ष मतलब संविधान के समक्ष विधि बना दिया गया कि सभी लोग, कोई किसी से बहुत, कोई कहता है कि मैं उच्च जाति का हूं, कोई कहता है कि मैं निम्न जाति का हूं, कोई कहता है हिंदू हूं, कोई कहता है मैं मुसलमान हूं। तो आप कुछ भी हैं, भारत का संविधान कहता है कि आप हमारे नागरिक हैं। बाकी आइडेंटिटी बाद में, हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है। तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। 15 कहता है भेदभाव का निषेध। इसमें 5 चीजें हैं, धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान। ये 5 चीजों के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 है अवसर की समानता, कि मतलब सरकार कोई नियोजन करती है तो सभी को समान मौका दिया जाएगा, कोई उसके लिए स्पेसिफिक नहीं है कि वो इस जाति का है, इस धर्म का है तो उसके लिए ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट, और कोई दूसरी जाति का है, दूसरे धर्म का है तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट। ऐसा संविधान कुछ नहीं कहता है। अनुच्छेद 16 के 4 में ही जो है सो आरक्षण की बात की गई है। आरक्षण एक ऐसा विषय है, कभी हम स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, आपको चर्चा करेंगे आरक्षण की आवश्यकता क्यों है, क्या है, कैसे है, उन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 16(4) में रिजर्वेशन की बात की गई है कि अगर कोई समाज से वंचित है, समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया है, तो उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, उसको मुख्य धारा में लाया जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अभी भी बिहार में एक समुदाय है डोम समाज के लोगों से लोग छुआछूत की व्यवस्था देखने को मिलती थी। मुझे आज से कम 15-20 साल पहले, जब मैं 5वीं-6वीं में था, तब भी। अभी की स्थिति में तो वहां जाना नहीं हो रहा है, या फिर उस समुदाय के लोगों से मिलना नहीं हो रहा है। गांव घर 10 दिन के लिए जाते हैं, उसमें कहाँ किससे मिले। तो उस समय मेरे दिमाग में दिख गया कि अरे उसको छूने से नहाना पड़ेगा। ऐसे अगर आपके पास हमारे समाज में, आपके समाज में समुदाय है, तो ये अस्पृश्यता कहने का मतलब है कि संविधान नकारती है, संविधान कहती है कि अगर आप किसी के साथ इस तरह का बर्ताव करेंगे तो यह फंडामेंटल राइट्स का एवोल्यूशन है। फंडामेंटल राइट्स का आप उल्लंघन कर रहे हैं, और अगर आप फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेंगे, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेंगे, तो नुकसान होगा, जेल जाएंगे। अगर वो इसको प्रूफ कर देगा कि इसने मेरे साथ छुआछूत किया है, तो बड़ी बात नहीं है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। डॉक्टर, प्रोफेसर और सैनिक, इस तीनों के अलावा किसी के नाम में भी आप चेक करिएगा, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लगता। जैसे हमारा नाम है डॉक्टर राजेश रमन, डॉक्टर लग गया। मैंने पीएचडी की, मेरे नाम में डॉक्टर लग गया। जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई की उसके नाम में डॉक्टर लग गया। मैं शिक्षक हूँ, वो डॉक्टर है, उसके नाम में डॉक्टर लगना स्वाभाविक है। पढ़ाई करेंगे, एमबीबीएस का कोर्स, जो भी पढ़ाई होती है उनकी पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर लगाएंगे।
सैनिक के नाम में सुनता होंगे कर्नल, ब्रिगेडियर, ये सारे लोग जो हैं इसके नाम में लगता है उपाधि। इसके अलावा आपका जो भी नाम है वही नाम आप लिख सकते हैं, उपाधि नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहिए, मौलिक अधिकार का हनन है। क्लियर? तो ये आपका अनुच्छेद 18 हो गया। अगला पॉइंट आते हैं अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्र हैं आप। अनुच्छेद 19 के अंदर 6 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, ये सब अनुच्छेद 19। अगर स्वतंत्रता के अधिकार को जानना है तो अनुच्छेद 19 को विस्तार पूर्वक पढ़िए। 6 क्लॉजेज हैं, पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार भी इसी में था, हटा दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधों के संबंध में संरक्षण। एक ही हफ्ता अपराध के लिए बार बार आपको दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसको थोड़ा ठीक करेंगे, जीवन जीने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 कहता है। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, जो पहले मौलिक कर्तव्य भी था। ये दोनों अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल लागू होने के उपरांत भी खत्म नहीं होते हैं। बाकी सारे आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जा सकते हैं अगर आपातकाल लागू होता है तो। नेक्स्ट अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, थोड़ा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध करता है। मानव तस्करी क्या होता है? मानव तस्करी हुआ कि मनुष्यों की खरीद बिक्री, जैसे हम बकरी बेचते हैं, गाय बेचते हैं, भैंसा बेच देते हैं, वैसे मनुष्य को नहीं बेच सकते हैं। और बंधुआ मजदूरी कहने का मतलब कि हम किसी से कहे कि भैया आप आओ और हमारे यहाँ आज काम करो। उसने काम किया तो बदले में हमें मजदूरी देनी होती है। लेकिन एक समय था जबकि लोग काम करवा लेते थे और मजदूरी मांगने के समय उसे मजदूरी देने से इनकार कर देते थे। बदले में कह लेते थे कुछ खा लो पी लो हो गया, या फिर वो भी नहीं देते थे, कहते थे बस तुम्हें काम करना होगा, और डर से वह व्यक्ति काम करता भी था। अगर ऐसा कहीं होता है तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध कर सकता है। निषेध करता है कहने का मतलब, याद रखिएगा संविधान में 24 बच्चे हैं। अनुच्छेद 24 आपको ऑटोमेटिक याद रखिएगा। संविधान में कितने बच्चे हैं? 24। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है कि छोटे बच्चों से आप कारखानों में कोई काम नहीं करवा सकते हैं, भारी उद्योग का कारखानों में कोई काम नहीं करवा सकते। 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, जिसमें यह कहा गया कि हम अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, कौन सा धर्म हम मानते हैं। ये बात ठीक है कि एक समय था कि सभी लोग हिंदू थे, समय के साथ चीजें बदलती गई, लोग कन्वर्ट होते गए, कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई सिख बन गया, लेकिन हिंदुत्व की प्रारंभ का कोई समय हमें नहीं मिलता है। ईसा का एक ईसा से माना जाता है कि उस समय से ईसाई समुदाय जो है, ईसा का जन्म होता है और ईसा के बाद जो है सो उसको फॉलो किया जाता है। नहीं तो उससे पहले या तो वो कुछ मानते ही नहीं थे, या मानते थे तो या वो हिंदू की ईश्वर की पूजा करते थे और मूर्ति पूजा करते थे, बुद्ध। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। कहने का मतलब है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता है। यही चीजें हैं धार्मिक स्वतंत्रता की बात। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक कौन है? जिसकी संख्या कम है। अनुच्छेद 29 में ही है भाषा, लिपि और संस्कृति। भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है किनको? अल्पसंख्यकों को। क्लियर है? ध्यान रखेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 29 जो है आपका VVI है। 29 और 30 में भी है धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है अल्पसंख्यक समुदाय। अगर उसे लगता है कि समस्याएं हैं, उसको ठीक करना है, तो अनुच्छेद 30 का प्रयोग करेंगे। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है? तो संविधान में अगर जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, पहली बात तो 5 रिट की बात की गई है कि मौलिक अधिकार जो प्रदान किए गए हैं उसको अगर इम्प्लीकेशन नहीं किया जाता है, कहीं पे कोई अगर कहता है कि हाँ हम मौलिक अधिकार का पालन नहीं करेंगे, तो आप रिट लगा सकते हैं। 5 रिट की बात की गई संवैधानिक उपचारों का अधिकार में। इसके माध्यम से संविधान अपने को सुव्यवस्थित करने का, उपचार करने का अपनी व्यवस्था करता है।
तो अनुच्छेद 32 के तहत आपके मौलिक अधिकार की रक्षा भी होती है और संविधान का उपचार भी होता है। उपचार कहने का मतलब है उसको ठीक और व्यवस्थित करने का प्रयास। तो 32 को एकदम से याद कर लेना है। इसके बाद है अनुच्छेद 36, इसमें लिखा नहीं है, 39 है। अनुच्छेद 36 से शुरू होता है आपका नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। अनुच्छेद 39 है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ये क्या है? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, तो इसमें है निःशुल्क विधिक सहायता। सामान्य न्याय का मतलब स्त्री और पुरुषों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, भाई दोनों समान है हमारे लिए, दोनों एक काम करेंगे। अगर मैं शिक्षक हूं और कोई स्त्री भी शिक्षक है तो उसे उतनी ही राशि दी जाएगी जितनी मुझे दी जाएगी। और दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि निःशुल्क विधिक सहायता, अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, उस पे केस हो गया है और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में सरकार वकील प्रबंध करती है, सरकार वकील व्यवस्था कर देती है, विधिक सहायता प्रदान करती है लोगों को। आर्टिकल 39 में मेंशन है। आर्टिकल 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। देश जब आजाद हुआ तो ग्राम पंचायतों को संविधान का अंग बनाया जाए कि ना बनाया जाए, इसको लेकर बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया था। गांधी जी कह रहे थे कि हाँ भाई ग्राम पंचायत को पूरी शक्ति दो, और नेहरू जी और अंबेडकर जी कहते कि नहीं, ग्राम पंचायत में जो लोग रहते हैं वो कूपमंडुक हैं, उनके अंदर जातीयता, धार्मिकता बहुत अधिक है, बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे में वो समस्या क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए उन्हें बहुत शक्ति देने की आवश्यकता नहीं है। तो फाइनली क्या किया गया? आर्टिकल 40 में डाल दिया गया। आर्टिकल 40 किसके अंदर है? नीति निर्देशक तत्व के अंदर है। राज्य की सरकार चाहेगी तो होगा, नहीं चाहेगी नहीं होगा, इसलिए 40 में डाल दिया गया। बाद में यह विषय कहां चला गया? 243 संविधान का एक अनुसूची में सेट हो गया और वह एक व्यवस्थित रूपरेखा में आ गया। आर्टिकल 41 कहता है काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार है। काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार है। ये सारे विषय नीति निर्देशक तत्व के चल रहे हैं। 40, 41 जो भी है, 43, 20 सहकारी समितियों का संवर्धन है। 44 बहुत महत्वपूर्ण है। 44 समान नागरिक संहिता। आप हिंदू हैं, आप एक ही शादी कर सकते हैं, लेकिन आप मुसलमान हैं, आप 4 शादियां कर सकते हैं अभी के नियम के अनुसार। आर्टिकल 44 लागू हुआ है उत्तराखंड में, उसके पहले गोवा में था, उसके बाद गुजरात में। 3 राज्य अभी ऐसे हैं जहां पे यूसीसी लागू है। यूसीसी लागू होने का मतलब है कि वहां पे एक विधान, एक नियम, एक कानून चलेगा, कोई हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, एक ही नियम से आपको चलना पड़ेगा। अभी जो संविधान निर्माण किया गया उसके पीछे जब जाएंगे तो हिंदू विवाह अधिनियम आया था। छोटा सा एक कहानी बता दे रहा हूं आपको कि क्यों आखिर यूसीसी को 1950 में, 1952 में नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में नहीं लागू किया गया। जब मैंने अध्ययन किया तो पाया कि हमारी जो डिपेंडेंसी है उस समय इस्लामिक देशों पर बहुत अधिक थी। अभी भी ईरान में अभी तेल का संकट क्या हुआ, पेट्रोल की कीमत 8 रुपए बढ़ गई। सोचिए अभी तो वह दे रहा है हमें पेट्रोल देना बंद कर दे तब क्या होगा, कैसी स्थिति रहेगी। नेहरू जी के मन में एक डर था कि हम अगर मुसलमानों के ऊपर भी नियम और कानून सेटअप करते जाएं तो हो सकता है कि दूसरे देशों के मुसलमान इससे नाराज हो जाएं। नेहरू की ये गलती मुझे समझ में आती है, एक तरह की उनके मन में डर था। गलती क्या, उनके मन में एक डर था। मुझे लगता है कि यह डर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सब डर बेकार की डर है। हम अपने देश के बारे में डिसीजन लेने के लिए हमें स्वतंत्र होना चाहिए, और स्वतंत्र हैं तभी हम एक शानदार देश हैं। नेहरू जी को डर था और इसी डर से उन्होंने मुसलमानों के लिए यह व्यवस्था नहीं लाए। और मुसलमानों के लिए यह व्यवस्था नहीं लाई, इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? मुसलमानों को हुआ, मुस्लिम महिलाओं को हुआ कि एक पुरुष 4 महिला ला सकता है अपने घर में, लेकिन एक महिला 4 पुरुष नहीं ला सकती है महिला अपने साथ, क्योंकि इस्लाम का नियम है कि 4 शादियां कर सकते हैं। तो अभी 4 शादियां कर सकते हैं, इंतजार करिए, 44 लागू होने दीजिए। 4 शादियां नहीं, आप 1 शादियां भी करेंगे तो पहाड़ हो जाएगा, और उसको डिवोर्स करेंगे, तलाक 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 का सिस्टम बंद हो जाएगा। और बंद तो हो ही गया है, और आपको बाकायदे मुआवजा भी देना पड़ेगा। मैंने बताया है आपको पिछले लेक्चर में कि संविधान हमें कहता है कि आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन अगर आपका धर्म मौलिक अधिकार के साथ टकराएगा तो भैया आपके धर्म में घुसेंगे और आपके धर्म को ठीक कर देंगे और फिर वापस हो जाएंगे, और फिर कहेंगे आपका सम्मान करते हैं। मतलब ढंग से कुटाई करेंगे और फिर वापस हो जाएंगे, क्योंकि धर्म आपका हिसाब से चलेगा, देश के हिसाब से। देश बड़ा है, धर्म
आपका हमारा विचार है धर्म, हम अपनी व्यवस्था से चलते हैं, ये हमारा विचार है, लेकिन देश से बड़ा नहीं है। देश है तभी हमारा धर्म है, नहीं तो अगर देश नहीं रहेगा कोई हमला कर देगा, धार्मिक लोग, पंडित जी और मोल्ला मौलवी सब लोग चल देंगे। तो इसीलिए देश को बड़ा मानिए, धर्म से बड़ा है देश। मरेंगे तो आप कहां जाएंगे आपको पता नहीं है। जो लोग नहीं गए हैं वो बता रहे हैं कि स्वर्ग है और नरक है। बताइए कोई ऐसा है जो गया है और लौट के आया और बता रहा है? जो गया है वो लौटा नहीं है। इसलिए आवश्यकता है धर्म को उतना ही तवज्जो दीजिए जितना जरूरी है। देश हमारा प्राथमिक। आर्टिकल 44 कहता है कि एक नियम, एक विधान, एक कानून सबके लिए। कोई हिंदू मुसलमान, कोई सिख ईसाई, कोई अलग व्यवस्था नहीं होगी। एक नियम, नागरिक के लिए एक नियम। आर्टिकल 44 याद कर लीजिए, आने वाले समय में भारतीय राजनीति में खूब कूदने वाला है यह विषय। आर्टिकल 45 की बात करेंगे, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा की बात करता है कि अगर कोई बच्चा 6 साल से कम का है तो उसके लिए सरकार प्रावधान करेगी। आपके यहाँ, हमारे गांव में, आपके गांव में हर जगह आंगनबाड़ी खुल गया है। यह आंगनबाड़ी क्या है? यही है, उसे खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, छोटे बच्चों को नहलाया जाता है, या फिर उसकी सारी व्यवस्था करने का प्रयास करती है सरकार। कुछ ना कुछ संबंध हो सकता है, ये आर्टिकल 44 ही है। आर्टिकल 47 मेंशन नहीं है। मैं बताया था कि शराब का कारोबार किसी राज्य में बहुत फल फूल रहा है और हमारे बिहार ने शराब को बंद कर दिया। श्री नीतीश कुमार को फिर से सलामी है इसके बाद, इस बात के लिए। और इस बात के लिए नहीं, बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार ने जो किया है, मैं देखता हूं पलट करके कितने मुख्यमंत्री हैं जो बिहार के लिए दिल खोल के काम किया, तो कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आता है। ऐसे में नीतीश कुमार को एक बार फिर से सलामी, क्योंकि उन्होंने ऐसे कदम उठाने का साहस तो किया। और मैं उस व्यक्ति का प्रशंसक हूं जो साहस करता है, भले हो न हो, लेकिन साहस तो किया नीतीश कुमार ने। तो खैर, आर्टिकल 47 कहता है कि मादक द्रव्यों के सेवन से बचने की बात करता है। मादक द्रव्य पदार्थ के बारे में राज्य सरकारें प्रावधान बना सकती है। इसलिए बिहार सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ नहीं चलेगी और उसने बंद करवा दिया। अब किसी दूसरे की सरकार की हिम्मत हो नहीं रही है कि उसको ओपन कर दे, क्योंकि यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। खैर, भविष्य क्या होगा हमें नहीं मालूम, देखते हैं आगे। आर्टिकल 48 कहता है पर्यावरण संरक्षण। आप जहां भी रहिए एक पेड़ लगाइए, अपने नाम से एक पेड़ लगाइए, अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाइए, अपनी माता के नाम एक पेड़ लगाइए, पर्यावरण का संरक्षण किया। आपके आसपास में तालाब है, नदी है, ये सब आर्टिकल 48 से कनेक्टेड है कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, पर्यावरण का संवर्धन करना चाहिए। हमें भी करना चाहिए, हमारी सरकारों को भी करना चाहिए। सरकार सालों साल प्रति साल पेड़ पौधा लगाने का प्रयास करती है, वन्य जीवों का संरक्षण करती है, तालाब संरक्षण करती है, वो सारे कार्य करती है। ये सारे विषय पर्यावरण से संबंधित है, आर्टिकल 48। चलो भैया नेक्स्ट चलते हैं, क्या है माहौल। अगला पेज है 50, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। पृथक्करण कहने का मतलब है अलग किया जाता है, ध्यान रखना है, बहुत विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। आर्टिकल 51 है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य आता है संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे संविधान में लागू किया गया। मूल अधिकार के लिए हम लड़ाई कर सकते हैं, किससे? सरकार से। जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की, देखिए हमारे मूल अधिकार का इन्होंने हनन कर दिया है, आप हमें संरक्षण प्रदान करिए, और आपको कोर्ट संरक्षण प्रदान करेगी। लेकिन मूल कर्तव्य जो है यह एक ऐसा विषय है जो हमसे कहा जाता है कि आप करिए। क्या करिए? अपने देश के जो वीर शहीद हैं उसका सम्मान करिए, उसके प्रति मन में भावना रखिए, अच्छी भावना रखिए, पर्यावरण का संरक्षण करिए। हाँ, और क्या कर सकते हैं? सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए। ये सारे विषय हमारे मौलिक कर्तव्य के हैं, तो अपन को ध्यान रखना है। आर्टिकल 51A मूल कर्तव्य। आर्टिकल 52 है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है? अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा से आती हैं, और जो है सो उनके जीवन को, उनकी जीवनी को पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा। बहुत संघर्ष किया है उन्होंने अपने जीवन में। उनके पति भी नहीं है और शायद बेटा भी नहीं है, ऐसा मैंने सुना है, और फिर भी होप बनाए रखा अपने जीवन में, और आज इस मुकाम पर पहुंची है जिसे दुनिया सलाम ठोक रही है। तो आर्टिकल 52 मतलब राष्ट्रपति। 54 मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। हमारे आपके यहाँ जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के चुनाव होते हैं वैसा चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है, उसकी अलग प्रक्रिया है। चर्चा करेंगे कभी विस्तार से। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति। लो भैया आ गया 55 में पद्धति, प से 55 और प से पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात की गई।
बहुत भी और भी पॉइंट्स हैं, नहीं चर्चा कर रहे हैं, बस हम आपको इंपोर्टेंट याद करवा रहे हैं। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति को हम लाएंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे, कहेंगे कि आप हमारे देश के सर्वोच्च व्यक्ति हैं और अगर आप गैर संवैधानिक कार्य किए तो आपको कहेंगे भैया पद से उतर जाइए, पद पे रहने की आवश्यकता नहीं। आज कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 62, 63 में ही उपराष्ट्रपति की बात प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। 72 कहता है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। अभी कुछ दिन पहले प्रेमानंद महाराज का एक मैं वीडियो देख रहा था, कहे कि भगवान जो है सब कुछ माफ कर देते हैं। भारत के संविधान को भी देख लो, मतलब उन्होंने भारतीय संविधान का भी उदाहरण दिया, मुझे अच्छा लगा कि कहे कि आपने कितना पाप किया, क्या किया, सब ठीक है, अगर भगवान के शरणागत हो जाओ सारी पाप आपकी छूट जाएगी, मिट जाएगी, ठीक। कहे कि भारत के संविधान में आपको कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी, आप किसके पास जाओगे? कौन व्यक्ति आपको बचा सकता है? तो राष्ट्रपति बचा सकता है। प्रेमानंद जी को प्रणाम। राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है अनुच्छेद 72 के द्वारा कि अगर किसी को फांसी की सजा हो गई तो उसके माध्यम से राष्ट्रपति की अगर इच्छा है कि हाँ इसको फांसी मत दो, इसको छोड़ दो, छोड़ दिया जाएगा। इसको जो सजा है उसे आजीवन कारावास में बदल दो, बदल दिया जाएगा। राष्ट्रपति की इच्छा हो जाएगी, अगर वह राष्ट्रपति के पास गुहार लगाता है कि आप नहीं करेंगे माई बाप, अब आप जो हो गया, अब मुझे माफ कर दीजिए, राष्ट्रपति माफ करने की शक्ति रखता है। आर्टिकल 72 याद रखिएगा, आता है परीक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम। 74 मंत्री परिषद है, याद करने वाला विषय है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। 75 प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ये मंत्री परिषद और मंत्री परिषद और एक हो गया मंत्रिमंडल। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं आपको क्या अंतर है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल एक छोटा समूह है। जैसे इतने सारे मंत्री हैं, इसमें जो कैबिनेट मंत्री बनते हैं ऑलमोस्ट, ये हो गया मंत्रिमंडल और ये हो गया मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के जिक्र 75 में। 76 याद करने वाला है भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होता है वो भारत का एक सरकारी वकील कह लीजिए, ऐसे वो काम करता है, सरकार की सुरक्षा करता है, रक्षा करता है, या फिर उसके लिए दलील पेश करता है कि इस प्रकार से हमारा सरकार सही है। 79 हो गया संसद। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दो भागों में विभाजित हो जाती है, लोकसभा और राज्यसभा। उसी के माध्यम से हमारे देश में शासन प्रशासन चलता है, ये उसी के माध्यम से चलता है। 80 में आ जाते हैं राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं अधिकतम? राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है 250। और अगला है 81 में लोकसभा की संरचना। लोकसभा में कितने अधिकतम? 550। इस प्रकार से 80 में राज्यसभा, देखिए एकदम क्रम से है। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 83 राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन का क्या मतलब? राज्यसभा और लोकसभा में एक बड़ा अंतर है कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और लोकसभा एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन का मतलब है कि वह कभी पूरा विघटित नहीं होता है। जैसे आपका लोकसभा प्रत्येक 5 साल पे पूरे रूप से हट जाते हैं, 5 साल के लिए सांसद साहब बनते हैं, 5 साल बाद फिर से चुनाव होगा, फिर से जीत पाए तो ठीक, नहीं तो भैया घर बैठिए, आनंद लीजिए पेंशन का, और कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। नए लोग चुन के आएंगे और वह काम करेंगे, जो काम करेगा वही बना रहेगा। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, आप 6 साल के लिए चुने जाते हैं। अच्छा, एक अंतर तो ये है कि लोकसभा 5 साल के लिए और राज्यसभा 6 साल के लिए। तो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, इस प्रक्रिया को थोड़ा समझेंगे। लोकसभा, ये देखिए, ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा। इसका कार्यकाल 6 साल, इसका कार्यकाल 5 साल। 5 साल बाद लोकसभा समाप्त। राज्यसभा तो समाप्त नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? क्योंकि कार्यकाल 6 साल है। प्रत्येक 2 साल पर क्या होता है, इसमें 1/3 सदस्य इंटर कर जाते हैं और 1/3 बाहर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ प्रावधान है, मतलब कि कुछ सदस्य इसमें इंटर करते हैं और कुछ सदस्य इसमें बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से मेंटेन रहता है ये 6 साल का जो कार्यकाल है, ये 2 + 2 + 2
ये प्रत्येक 2-2 साल पे इसमें चुनाव होंगे और 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 साल पे निकलते आते जाते रहेंगे, इसलिए वो अस्थायी सदन है और यह अस्थायी सदन है। नेक्स्ट है आर्टिकल 84, संसद सदस्यता की योग्यता। जो संसद होगा उसकी क्या योग्यता होगी, इसकी बात 84 में की गई है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन याद कर लेंगे। 85 याद कर लीजिएगा, संसद के सत्र की बात की गई है। 85 के बाद 100 है निर्णायक मत। कास्टिंग वोट करने का मतलब कि दोनों तरफ से वोटिंग बराबर हो गए, 50-50, तो निर्णायक मत जो है लोकसभा का अध्यक्ष डाल देता है, उसी को निर्णायक मत बोलते हैं। 108 है संसद की संयुक्त बैठक। लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल लाया गया, लोकसभा में पास नहीं हो पाया तो उसे लेके जाया गया कहाँ, राज्यसभा में। राज्यसभा में लोकसभा में पास कर दिए, मान लीजिए लोकसभा में पास नहीं किया, राज्यसभा में पास हो गया, मतलब दोनों में सहमतियां नहीं बनी तो कानून नहीं बनेगा। कानून नहीं बनेगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो आवश्यक है ऐसे विषय को हम साथ में बैठकर चर्चा करते हैं। साथ में कैसे बैठेंगे, तो साथ में लोकसभा और राज्यसभा अनुच्छेद 108 के तहत एक साथ बैठेंगी, अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। बुलाएगा कौन अध्यक्ष, ये इस सत्र को कौन बुलाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाएगा। आर्टिकल 109 धन विधेयक की प्रक्रिया की बात की गई है। 110 में मतलब 110 में धन विधेयक की परिभाषा की बात की गई। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। आर्टिकल 110 क्या है, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में की गई है। अनुच्छेद 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण। एक बात याद कर लीजिए, संविधान में बजट शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। बजट बुजट शब्द से निकला है। बुजट फ्रांसीसी शब्द का एक भाग है, या फिर अपभ्रंश कह लीजिए, या फिर प्रतिरूप कह लीजिए, वहां से आया है। और अपने देश में बजट हम लोग बजट बोलते रहते हैं कि हमारा बजट ठीक नहीं है, वो बजट फ्रांसीसी वर्ड है, और कब हमारे जेहन में आ गया, कब हमने उसका प्रयोग शुरू कर दिया, ये हमें भी नहीं पता। तो ये बजट शब्द का चर्चा नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, और यह अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 117 है धन विधेयक की बात करता है। एक अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात। अनुच्छेद 123 123 लिखने वाली बात है। 123 में है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ये अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश होता है जब सदन नहीं चल रहा है, जब लोकसभा नहीं चल रहा है, राज्यसभा नहीं चल रहा है, तो ऐसे में और देश में कोई ऐसे विकट परिस्थिति आ गई है तो राष्ट्रपति के हाथ हस्ताक्षर सहित एक व्यवस्था बना ली जाती है, एक नियम बना लिया जाता है, उसको लागू करा दिया जाता है और वह लागू होता है अगले 6 सप्ताह तक। ऐसे में उस अध्यादेश के माध्यम से व्यवस्था को संतुलित किया जाता है। तो 1, 2, 3 के तहत किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। 1, 2, 3 कहने का मतलब 123, इस एक को मिटा करके इधर लिख दीजिए 2, 1, 3, इसके माध्यम से राज्यपाल, याद कर लेंगे। इसमें राष्ट्रपति और इसमें राज्यपाल, मतलब दोनों ही अध्यादेश ला सकता है। राज्यपाल कहाँ अध्यादेश लाएगा, भारत में नहीं, राज्य में। जिस राज्य का राज्यपाल है वहां पे अध्यादेश लाने की व्यवस्था राज्यपाल के हाथ में है, और राष्ट्रपति पूरे देश में ला सकता है। तो कहने का मतलब है कि 2, 1, 3 के द्वारा राज्यपाल, 1, 2, 3 के द्वारा राष्ट्रपति, और एक को हटाकर बीच में डाल दीजिए तो राज्यपाल। याद रहेगा, पक्का कमेंट करके बताइएगा। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग कंजूसी कर रहे हैं कमेंट करने में। कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि सर किस प्रकार का वीडियो चाहिए, किस प्रकार का, कहने का मतलब आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पर वीडियो बनना चाहिए। बाकी तो मैं संविधान को लेकर चल ही रहा हूं, देखते हैं और कैसा लगा वीडियो, इसका रिव्यू मिलना चाहिए कि हाँ सर अच्छा था या फिर अच्छा नहीं था या फिर कुछ गड़बड़ियां थी, तो मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूंगा। मामला आगे बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 123 कंप्लीट, अनुच्छेद 124 में चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय बता दें, भारत के संविधान में जो न्यायपालिका व्यवस्था है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ पे उच्च न्यायालय है, और यहाँ पे आपका जिला सत्र न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है, दिल्ली में है। और उच्च न्यायालय कहाँ होता है, हर एक राज्य की राजधानी में। ऑलमोस्ट कहने का मतलब ऐसा इसलिए है क्योंकि जरूरी नहीं है कि राजधानी में ही होगा। बिहार का पटना में है, और छत्तीसगढ़ का हालांकि बिलासपुर में है, वहां पे राजधानी में नहीं है। इलाहाबाद में है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का, लेकिन बिहार का पटना में है। और भी कुछ राज्यों में होगा जहाँ पे राजधानी में भी होता है, और जरूरी नहीं कि राजधानी में नहीं होगा, कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है, किसी शहर में रखा जा सकता है। हर एक राज्य में हाई कोर्ट होगा। तो ध्यान रखेंगे, ये हाई कोर्ट मिडिल स्तर पे है,
और सर्वोच्च न्यायालय फिक्स है दिल्ली में, इसका भी जगह बदला जा सकता है, लेकिन इसका जगह भी बदला जा सकता है, डिपेंड करता है राज्य की सरकारें क्या तय करती है और कैसे करती है, ये सब मामला केंद्र का हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे एक बात और याद रखना है, यहाँ पे 32 और 226 ये दो अनुच्छेद को याद रखिएगा। मौलिक अधिकार का हनन हुआ, अनुच्छेद 32 पकड़ लीजिए और पहुंच जाइए कहां, सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 पकड़ लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट नजदीक है, आपका घर है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपके साथ मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ विषय हो गए, आप कहां पहुंचेंगे, इलाहाबाद। इलाहाबाद में मजा नहीं आया आपको, कोर्ट का निर्णय सुनकर के अच्छा नहीं लगा आपको, पहुंच जाइए दिल्ली कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ है और जो है सो इसका निदान कराया जाए। तो ये दो अनुच्छेद मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सीधे आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। तो ध्यान रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय यहां पर है। अगर आपका मामला सबसे पहले जिला में कोई विवाद होता है तो जिला में पहुंचते हैं, जिला के न्यायालय के पास पहुंचते हैं। अगर संतुष्टि नहीं मिली, हमें न्याय नहीं मिला, हम कहां पहुंचेंगे, हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। हाई कोर्ट में भी संतुष्टि नहीं मिली, हम कहां पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। ये एक न्यायपालिका की व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इसको समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। तो अनुच्छेद 124 कहता है, सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहां तक होगा, क्या होगा। आर्टिकल 148 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये जो कैग है इसको याद कर लीजिए। एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ता है भारत सरकार ने कहां खर्च किया, बकायदे क्या बिल है कि नहीं है। आपके पास, हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हैं और हमने खर्च कर दिए, 500 इधर दे दिए, 200 इधर दे दिए और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमने कहां खर्च किए। लेकिन सरकार को प्रूफ देना पड़ता है कि हमने 1 रुपए यहां खर्च किए, 2 रुपए यहां खर्च किए, और प्रूफ के बिना वह कोई भी खर्च नहीं करती, और अगर करेगी तो क्या धर लेगा, कहां खर्च किए भैया, निकालो, वही घोटाला निकल के आता है। खैर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आर्टिकल 155 155 राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। राज्यपाल राज्य का सर्वेसर्वा होती है, जैसे भारत का सर्वेसर्वा राष्ट्रपति, वैसे राज्य का सर्वेसर्वा राज्यपाल, राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। राज्यपाल के बिना राज्य में पत्ता नहीं हिल सकता है। अगर राज्यपाल की शक्तियों को देखेंगे तो बहुत पावर है राज्यपाल के पास। 2 अनुच्छेद 200 और 201 ये ऐसे पावर हैं कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता है। मसला ये है कि चलो इजी गोइंग में होता है कि चलो काम करने देते हैं, तो काम हो रहा है और होते जा रहा है। नहीं तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास बहुत पावर है, लेकिन व्यवहारिक रूप में वो दिखता नहीं है। ऐसा विवाद होएगा तो फिर संकटें उत्पन्न होंगी। तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता है। आर्टिकल 76 में हमने कहा था कि महान्यायवादी कहां पे था, वो केंद्र सरकार का था। राज्य का किस अनुच्छेद में, 165 में। आर्टिकल 170 राज्य विधानसभा की संरचना, इससे पहले है 169 विधान परिषद का उत्सर्जन और सृजन। विधान परिषद क्या है, विधानसभा और विधान परिषद। राज्य में 2 जैसे सदन हैं, जैसे केंद्र में है लोकसभा राज्यसभा, वैसे राज्यों में भी 2 सदन हैं। 2 सदन की व्यवस्था की गई है, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद जो है हर एक राज्य में नहीं है, ऑलमोस्ट 6 राज्यों में है। 6 राज्यों के नाम आप याद कर लेंगे, कभी हम बताएंगे आपको विशेष रूप से विस्तार से। अभी बस इतना समझ लीजिए कि 6 राज्यों में है, अपना बिहार उत्तर प्रदेश भी है। इसका उत्सर्जन सृजन कहने का मतलब है, आर्टिकल 169 कहता है कि किसी राज्य में विधान परिषद होगा कि नहीं होगा। इस चीज का उल्लेख अनुच्छेद 169 में है। राज्य सरकार ये पास करता है, कहता है सरकार से भाई हमारे यहाँ विधान परिषद लाओ, और विधान परिषद सीधे सीधे कहें तो नेताओं के संरक्षण का एक जगह है, उसके माध्यम से नेताजी घुस जाते हैं और सदन चलाते रहते हैं। अगला पॉइंट आते हैं। समय बहुत नहीं है इसलिए मैं बहुत रुक नहीं रहा हूं, समय तेजी से खत्म हो रहा है और अगली क्लास की तैयारी हो रही। आर्टिकल 170 राज्य विधानसभा की संरचना की बात की गई है। 215 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय। ये अभिलेख न्यायालय क्या होता है, 129 भी अभिलेख न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब यह होता है कि सरकार ने कहा कि आज से यह नियम बन गया कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं होगी। अब सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अगर यह कह दिया कि अब से यह नियम बनता है या फिर ऐसा हम डिसीजन दे रहे हैं, तो बाकी जगह पे उसे संरक्षित कर दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट अगर इस निर्णय को सुन लिया या फिर उसके पास साक्ष्य है तो उसके अनुसार ही काम चलना पड़ेगा। वह अभिलेख लिखित हो गया और उसके अनुसार ही काम करेगा। यही आर्टिकल 215 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट अनुच्छेद की बात करें
तो आर्टिकल 222 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों का स्थानांतरण, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण होता है। हाँ, आर्टिकल 222 के तहत 226 है उच्च न्यायालय की रिट शक्ति। अभी मैं तुरंत बताया हूं कि 32 और 226 आराम से याद कर जाइए। 227 क्या है? उच्च न्यायालय के अधीक्षण। 245 विधायी शक्तियों का विस्तार। 280 वित्त आयोग। ये महत्वपूर्ण है, इस तीनों को आप याद नहीं करेंगे चलेगा, इसको याद कर लीजिए और 280 को याद कर लीजिए। वित्त आयोग आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 मतलब वित्त आयोग। इसके बाद की बात करेंगे, एक सेकंड इसको मैं इधर खींच ले आ रहा हूं। अनुच्छेद 312, 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं, जिसको आप कहते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, यूपीएससी। ये सब प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 312 से 317 के बीच में है, और अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं और 315 में संघ लोक सेवा आयोग। अखिल भारतीय सेवा कहने का मतलब है कि राज्यसभा किसी चीज को क्लेरिफाई कर दे कि एक नया व्यवस्था बनाई जाए, एक नए अधिकारियों का चयन किया जाए, यह राज्यों के लिए बहुत जरूरी है या फिर देश के लिए बहुत जरूरी है, तो उसका काम आर्टिकल 312 करता है। आर्टिकल 315 संघ लोक सेवा आयोग की बात हो गई। आर्टिकल 320 हो गया लोक सेवा आयोग के कार्य। 317 तक में होता है, 323 तक है प्रशासनिक अधिकारों की बात की गई है। 324 में फिर निर्वाचन आयोग, महत्वपूर्ण है, याद कर लेना है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। 330 में क्या है? लोकसभा में एससी और एसटी के रिजर्वेशन की बात की गई है। सीट रिजर्व कर दिया जाता है एससी और एसटी समुदाय के लोगों के लिए कि वहां से इसी समुदाय के लोग चुनाव लड़ेंगे। आरक्षण क्यों दिया जाता है? क्योंकि इनका जो संख्या है वो बहुत कम है, पहली बात। दूसरे, अभी तक जागरूकता नहीं पहुंची है या फिर अभी तक उनका विकास नहीं हुआ है, वो एकदम लड़ाई नहीं करते हैं कि हाँ हमारे यहाँ विकास होना चाहिए। जब ये समझ विकसित हो जाएगी तो हो सकता है आने वाले समय में आरक्षण को समाप्त किया जा सकता है। आर्टिकल 332 में क्या है? विधानसभा में एससी एसटी की आरक्षण। विधानसभा में, जैसे कि अब विधानसभा मतलब राज्य में उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब राज्यों के विधानसभा को आप चेक करेंगे कि कितनी टोटल सीट है, उसमें कितने रिजर्वेशन है एससी और एसटी के लिए, तो जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार से उनकी रिजर्वेशन भी सेट किया गया है। तो आर्टिकल 332, ये तीनों अनुच्छेद एकदम ऐसे हैं कि बवाल है, एकदम काटा है, एकदम याद कर जाइए, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। 351 क्या है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश की बात की गई। 352 बहुत महत्वपूर्ण, फिर शुरू हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। 352, 356 और 360, ये तीन भी बवाल हैं, इस पे आप बवाल कर जाइए, इस तीनों को याद कर लीजिए। 352 का मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, 356 का मतलब राज्य का आपातकाल और 360 का मतलब वित्तीय आपातकाल। तो 324, 323, 332 और 352, 356, 360, इन सारे अनुच्छेदों को गटक जाइए, आपके लिए फायदामंद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 332, एससी एसटी आरक्षण अभी हमने बताया ही। 33 में है आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि, इसको खत्म कर दिया गया कि भैया अब 75 साल हो गए अंग्रेजों, अब तुम वापस जाओ या तो अब आरक्षण समाप्त करो। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की गई है। 338 महत्वपूर्ण है, ये आता है एग्जाम में। 338 ए है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई है। 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए भी आयोग बना दिया गया है। 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग, 340 में है ओबीसी वाला, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और ये पिछड़ा वर्ग आयोग। 338 बी और 340 को मिलाकर पढ़ेंगे। 343 में हिंदी राजभाषा, देवनागरी लिपि, इन सब चीजों का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे जो 324 से लेकर के और 340 तक के जो अनुच्छेद हैं, थोड़ा थोड़ा उसको देखते रहिएगा कि क्या कह रहा है, कौन सा क्या है, क्योंकि इससे प्रश्न खूब आते हैं। अगला आता है हमारा 344, राजभाषा आयोग की बात की गई है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है तब ठीक है। 350 ए में मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, मतलब आप तमिल बोल रहे हैं तो तमिल में आपको प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। हाँ बस 5 मिनट और। अनुच्छेद 350 बी भाषाई अल्पसंख्यक विशेष अधिकारी की बात की गई है। 352, 356 और 360 हमने चर्चा कर ही दिया। 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया की शक्ति, चर्चा हो चुकी है, संविधान में कैसे संशोधन करना है, क्या करना है, तो ये सब 368 में है। बस अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुसूचियां। हमने संविधान के मूल पार्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको सारी चीजें याद हो जाए। ठीक लगेगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते, ठीक है? फिर हर हर महादेव।